Hey dear students, welcome to the class that is molecular basis of inheritance. This is very important. You must know कि genetics का जो portion है वो आपके लिए बहुत important है ना? आप यहाँ से कोई भी टॉपिक स्किप नहीं कर सकते। एक और इम्पोर्टेंट चीज कि जब आप पढ़ रहे हैं मेक श्योर कि आप नोट्स बनाएं, पूरा सेंटेंस नहीं लिखे, ओनली शॉर्ट फॉर्म और शॉर्ट नोट्स। क्लियर? So this is some introduction. Now we will start the chapter that is molecular basis of inheritance. बहुत स्कोरिंग चैप्टर है और यहाँ से क्वेश्चंस ज्यादा बनते हैं. क्लियर? We will start the chapter that is molecular basis of inheritance. हम पढ़ेंगे डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है, कैसे स्ट्रक्चर्स फॉर्म होते हैं. These all the things we will cover in this chapter. तो न्यूक्लिक एसिड जिसमें आपके आएंगे डीएनए एंड आरएनए, है ना? तो ये जो डीएनए जो आरएनए है ये बिल्डिंग ब्लॉक्स है किसके? जेनेटिक मटेरियल के. डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म. बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में डीएनए जेनेटिक मटेरियल है. आरएनए वायरसेस में जेनेटिक मटेरियल है. आरएनए मैसेंजर्स की तरह मोस्टली फंक्शन करता है. ये आरएनए मैसेंजर्स सेंड करेगा, दैट इज इफेक्ट से वर्क कौन करेगा? आपका आरएनए, है ना? नाउ डीएनए, व्हाट इज डीएनए? व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन? तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स ये जो है आर द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड. डीएनए और जो आरएनए है वो है आपके पॉलीन्यूक्लियोटाइड. इसके थ्री कंपोनेंट्स होंगे. नाइट्रोजन बेस, पेंटोज शुगर जिसमें डीएनए एंड राइबोज शुगर होगा, राइबोज इन आरएनए एंड डीऑक्सीराइबोज इन डीएनए. ये आपको याद रखना है कि इसमें राइबोज होगा और इसमें डीऑक्सीराइबोज होगा. और फॉस्फेट ग्रुप. ठीक. नाइट्रोजन के पास टू नाइट्रोजन बेसिस टू टाइप्स में होंगे, प्यूरीन्स और पिरिमिडीन्स. प्यूरीन्स में एडेनिन और ग्वानिन होगा. पिरिमिडीन्स में साइटोसिन्स, थायमीन एंड यूरेसिल होगा. थायमीन जो होगा वो 5 मिथाइल यूरेसिल प्रेजेंट रहेगा डीएनए में, जबकि सिर्फ यूरेसिल आपकी आरएनए में प्रेजेंट रहेगा. क्लियर? आरएनए में सिर्फ यूरेसिल प्रेजेंट रहेगा बट डीएनए में थायमीन दैट इज 5 मिथाइल यूरेसिल प्रेजेंट रहेगा. क्लियर? नाइट्रोजन बेस इज लिंक टू द पेंटोज शुगर कॉल्ड एज एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या फॉर्म करेगा? न्यूक्लियोसाइड. नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट ग्रुप क्या फॉर्म करेगा? न्यूक्लियोटाइड दैट इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड. क्लियर? नाउ a nitrogen base is linked to the pentose sugar through an N-glycosidic linkage to form a nucleoside. नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट ग्रुप क्या फॉर्म करेगा? न्यूक्लियोटाइड और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड. एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरिडीन. तो ये जो सिटिडीन यूरिडीन रहेंगे ये न्यूक्लियोसाइड्स आरएनए में, लेकिन हम इसको जब डीएनए के फॉर्म पे लिखेंगे तो डीऑक्सी सब में लग जाएगा. समथिंग लाइक दैट. आरएनए में हर न्यूक्लियोटाइड एक एडिशनल ओएच ग्रुप से प्रेजेंट रहेगा, दैट इज टू सेकंड पोजीशन में 2OH. ठीक. दो न्यूक्लियोटाइड जब लिंक होंगे तो 3' 5' फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड फॉर्म करेंगे, न्यूक्लियोटाइड फॉर्म करेंगे. जब न्यूक्लियोटाइड ज्यादा फॉर्म होंगे, व्हेन मोर न्यूक्लियोटाइड्स आर लिंक्ड इट फॉर्म अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड. क्लियर? तो ये जो 5' फॉस्फेट है कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर है, समथिंग लाइक दैट. ना स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए किसने दिया? फ्रेडरिक मिश्र ने दिया. आइडेंटिफाई डीएनए एंड नेम्स न्यूक्लियस, है ना? जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्विक उन्होंने प्रपोज किया डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए. एक्सरे डिफ्रैक्शन के बेस्ड पर यह था. किसने प्रोड्यूस किया था? मॉरिस विकिंस एंड रोजलिंड प्लैंक ने दिया था. डीएनए is made of two polynucleotide chains coiled in a right-handed fashion. Its backbone is formed as a sugar and phosphate. The base is project inside. The chain have anti-parallel polarity. One chain has 5'3', another has a 3'5'. जो दो स्ट्रैंड जो पेयरिंग रहेगा एच बॉन्ड में, वो अगर डबल बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन और ट्रिपल बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन. मतलब ए और टी के बीच में डबल बॉन्ड रहेंगे और सी और जी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड रहेंगे. प्यूरिन कम्स अपोजिट टू pyrimidine. ये क्या जनरेट करेगा? यूनिफॉर्म डिस्टेंस बिटवीन टू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए हेलिक्स. जो एडविन चार्गाव का रूल था उन्होंने बताया कि जो डीएनए प्रोपोर्शन रहेगा A इज इक्वल्स टू T एंड G इज इक्वल्स टू C. क्लियर? दिस इज लाइक दैट. ये A प्लस G इक्वल्स टू T प्लस C और वी कैन से A प्लस G अपॉन T प्लस C इक्वल्स टू 1. ये bacteria 174 bacteriophage has 5386 nucleotide. Bacteriophage lambda has 4848502 base pairs. E. coli has 4.6 into 10 to the power 6 base pair. Haploid content of human DNA is 3.3 to 10 to the power 9 base pair. Clear? Now, length of DNA equals to number of base pairs x distance into distance between two adjacent base pairs. ये जो आपके base pairs है, ये एडेनिन थायमिन और ये ग्वानिन साइटोसिन, और जो है ये सुगर फॉस्फेट का बैकबोन है.
ठीक। तो जो नंबर ऑफ बेस पेयर्स ह्यूमन में आपके रहेंगे 6.6 इंटू 10⁻⁹ और लेंथ अगर डीएनए की लेंथ से हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.2 मीटर आएगा। तो अब इक्वलाई लेंथ ऑफ डीएनए 1.36 mm, तो नंबर ऑफ बेस पेयर इक्वल्स टू 4 इंटू 10⁻⁶ mm। नाउ पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। प्रोकैरियोट्स में जो ई कोलाई रहेंगे, डीएनए इज नॉट स्कैटर्ड थ्रू आउट द सेल, बट डीएनए being negatively charged is held with some positively charged protein and form nucleotide. यूकेरियोट्स में there is a set of positively charged basic proteins called histones. Histones are in positively discharged basic amino acid residues, lysines and argines. 8 histones form करेंगे histone octamer. Negatively charged DNA is wrapped around ectomer, a histone octamer to give nucleosome. जो टिपिकल न्यूक्लियोसोम रहेगा उसमें 200 बेस पेयर्स रहेंगे। टोटल नंबर आपके रहेंगे 6.6 × 10⁻⁹ बेस पेयर। न्यूक्लियोसोम्स इनमें रिपीटिंग यूनिट रहेगा क्रोमैटिन की, और क्रोमैटिन थ्रेड लाइक स्टेन बॉडी रहेगा, है ना। ये जो न्यूक्लियोसोम्स रहेंगे क्रोमैटिन में, ये कैसे रहेंगे? बीड्स ऑन स्ट्रिंग के जैसे रहेंगे। क्रोमैटिन इज पैक्ड chromatin fibers coiled and condensed with metaphase stage round to form क्रोमोसोम। जो हायर लेवल पैकेजिंग रहेगी क्रोमैटिन की, उसमें नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल एनएससी प्रोटीन जरूरत है। इसमें आपके रहेंगे, एक होगा आपका यूक्रोमैटिन, दूसरा आपका होगा हेट्रोक्रोमैटिन। जो यूक्रोमैटिन रहेगा ये लूजली पैक्ड बट ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव रहेगा, मतलब इट स्टेन्स लाइट, है ना। हेट्रोक्रोमैटिन डेंसली पैक्ड इनएक्टिव क्रोमैटिन बट स्टेन्स डार्क। ठीक, ये आपका डीएनए हिस्टोन और ये आपका हिस्टोन ऑक्टामर। ठीक, दिस आर द कोर ऑफ हिस्टोन मॉलिक्यूल्स। नाउ द सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल, की जेनेटिक मटेरियल का सर्च कैसे हुआ, दिस आर द इंपॉर्टेंट, कैसे एक्सपेरिमेंट हुए, क्या हुए, यू शुड नो। फर्स्ट है आपका ग्रिफ्थ का ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल एक्सपेरिमेंट। इन्होंने माइस और स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया का यूज किया और 2 स्टोन स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया ने प्रोड्यूस किए। जो स्मूथ स्ट्रेन जो वायरलेंट रहेगा उसके पास पॉलीसेकेराइड म्यूकस कोट रहेगा, जिसकी वजह से न्यूमोनिया कॉज करेगा। लेकिन जो आर स्ट्रेन या रफ स्ट्रेन नॉन वायरलेंट रहेगा, ये म्यूकस कोट नहीं रहेगा, ना ही न्यूमोनिया कॉज करेगा। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, ऐसे स्ट्रेन को माइस में इंजेक्ट किया तो माइस मर गया, आर स्ट्रेन को इंजेक्ट किया माइस में तो माइस जिंदा है। अब अगर ऐसे स्ट्रेन को अगर हीट किल्ड के साथ दे दिए, माइस में इंजेक्ट किया तो माइस जिंदा है। वही ऐसे स्ट्रेन हीट किल्ड विद स्ट्रेन लाइव इंजेक्ट इनटू माइस, देन माइस डेथ। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट पता होना चाहिए आपको कि क्या है। उन्होंने क्या बताया कि जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है वो हीट किल्ड स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में ट्रांसफर होगा। ये आर स्ट्रेन एनेबल्ड करेगा और क्या सिंथेसाइज करेगा, स्मूथ पॉलीसेकेराइड कोड, और क्या बन जाएगा, वायरोलेंट। ये क्यों होगा? ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ठीक, सेकेंड इज बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। Oswald Avery, Colin MacLeod and Maclean MC Catty worked to determine the biochemical nature of transforming principle in the Griffith experiment. इन्होंने डिस्कवर किया डाइजेशन ऑफ प्रोटीन एंड आरएनए, प्रोटीसेस और आरएनए का यूज करके, जो ट्रांसफॉर्मेशन अफेक्ट नहीं करते। सो द ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस और नॉट अ प्रोटीन और आरएनए। ये क्या करें, ये क्या रहेंगे, दे प्योरिफाइड बायोकेमिकल्स, प्रोटीन्स, डीएनए, आरएनए फ्रॉम द हीट किल्ड एसेल्स यूजिंग सुटेबल एंजाइम्स। तो जो डाइजेशन होगा डीएनए विद डीएनए इनहिबिटेड ट्रांसफॉर्मेशन, इसका मतलब ये कि जो डीएनए कॉज करेगा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आर सेल्स टू एस सेल, दैट इज डीएनए वाज द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। क्लियर? नाउ हर्शी चेज का एक्सपेरिमेंट, दैट इज ब्लेंडर एक्सपेरिमेंट। ये क्या है? जो हर्शी चेज का एक्सपेरिमेंट है, ये क्या करता है, बैक्टीरियोफेज को ग्रो करेगा वायरसेस ऑन द मीडियम कंटेनिंग रेडियोएक्टिव फास्फोरस, दैट इज P32, एंड सम अदर्स ऑन मीडियम कंटेनिंग रेडियोएक्टिव सल्फर, दैट इज S35। ये इंपॉर्टेंट है, हर्शी चेज ने दिया था। तो वायरसेस फॉस्फोरस 32 में रेडियो एक्टिव डीएनए फॉर्म करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डीएनए में सिर्फ फॉस्फोरस कंटेन है। तो वायरसेस ग्रो करेंगे और सल्फर 35 गॉट रेडियो एक्टिव प्रोटीन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रोटीन कंटेन सल्फर है। तो ये जो प्रिपरेशन है, ई कोलाई को इन्फेक्ट किया सेपरेटली। आफ्टर इंजेक्शन ई कोलाई सेल्स जेंटली एगिगेट हुए ब्लेंडर में और वायरसेस पार्टिकल्स को बैक्टीरिया से रिमूव किया। तो ये जो कल्चर रहा वो सेंट्रीफ्यूगेट हुआ, सेपरेट लाइटर वायरस पार्टिकल्स के थ्रू फ्रॉम द हेवियर बैक्टीरियल सेल्स। तो ये जो बैक्टीरिया है ये वायरसेस को इन्फेक्ट करेगा हैविंग रेडियो एक्टिव डीएनए, जो कि रेडियो एक्टिव है। इसका मतलब ये कि डीएनए पास होगा वायरसेस टू बैक्टीरिया। इसका मतलब जो बैक्टीरिया इन्फेक्टेड है वायरसेस के साथ, उसके पास रेडियो एक्टिव प्रोटीन्स वो रेडियो एक्टिव नहीं है। दैट इज प्रोटीन्स डिड नॉट एंटर द बैक्टीरिया
फ्रॉम द वायरसेस। इसका मतलब यहाँ भी प्रूव हुआ कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। अब डीएनए और आरएनए की क्या प्रॉपर्टीज है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। क्या प्रॉपर्टीज है? इट हैज द एबिलिटी टू रेप्लिकेट, स्टेबिलिटी, है ना, म्यूटेशंस और मेंडेलियन कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस भी करते हैं। अब रीजंस फॉर स्टेबिलिटी, डीएनए लेस रिएक्टिव क्यों है और हाईली रिएक्टिव आरएनए क्यों है? डबल स्ट्रैंडेड थाइमिन का प्रेजेंस और 2 OH न्यूक्लियोटाइड एब्सेंस है। सिंगल स्ट्रैंडेड है, यूरेसिल का प्रेजेंट है, प्रेजेंस ऑफ OH इन द न्यूक्लियोटाइड। दिस इज द thing. Now RNA is unstable, so RNA virus बी बैक्टीरियोफेज, टोबैको मोज़ेक वायरस ये म्यूटेट होंगे और फास्टर इवॉल्व होंगे। डीएनए स्ट्रैंड कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, जब हीट करने पर ये सेपरेट हो जाएंगे, इन एप्रोप्रिएट कंडीशन ये साथ में आएंगे। ग्रिफ्थ के एक्सपेरिमेंट के हिसाब से डीएनए की कुछ प्रॉपर्टीज हील किल बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाती, यही डीएनए की स्टेबिलिटी को इंडिकेट करता है। फॉर द स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जो डीएनए बेटर रहेगा स्टेबिलिटी में, बट द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन आरएनए इज बेटर। ट्रांसमिशन के लिए ये बेटर रहेगा, स्टेबिलिटी के लिए डीएनए, बट ट्रांसमिशन के लिए आरएनए। क्यों? क्योंकि आरएनए कैन डायरेक्टली कोड फॉर द protein synthesis, hence can easily express the characters. So DNA is dependent on RNA for the protein synthesis. Okay? RNA वर्ल्ड के बारे में देखो, एक जेनेटिक मटेरियल कैटलिस्ट है, फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल है, लाइफ प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एसेंशियल है, और जो डीएनए है वो आरएनए से ही तो इवॉल्व हुआ है फॉर द स्टेबिलिटी। ठीक, और सेंट्रल डोगमा फॉर द molecular biology. It is proposed by Francis Crick. It states that genetic information flows from DNA, RNA, protein. कुछ viruses में flow of information is reverse translation, that is RNA to DNA. It is reverse transcription. DNA replication. Replication is a copying of DNA from the parental DNA. Watson and Crick proposed semi-conservative model replication. उन्होंने बताया कि जो parental DNA है वो टेम्पलेट की तरह एक्ट करेगा, सिंथेसिस की तरह, और न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड फॉर्म करेगा। रेप्लिकेशन के बाद हर डीएनए मॉलिक्यूल के पास एक पैरेंटल और एक न्यू स्ट्रैंड होगा। तो जो मैथ्यू मेल्सन और फ्रैंकिन स्टॉल है, उन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। ठीक, दैट इज डीएनए रेप्लिकेशन। नाउ मिचेल्सन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट ये है, इन्होंने इकोलाई पर कल्चर किया जिसमें NH4Cl का मीडियम लिया, और जो N15 वाज इनकॉर्पोरेटेड टू बोथ ऑफ द बैक्टीरियल डीएनए एंड डीएनए बिकम हेवियर। ऐसा कुछ हुआ। कैसे? दूसरे प्रिपरेशन में उन्होंने N सॉल्ट को लिया जिसमें N14 बनाया। अब वो जो N14 इनकॉर्पोरेट हुआ बोथ ऑफ द डीएनए स्ट्रैंड, और ये लाइटर हो गया। तो ये दो टाइप्स ऑफ डीएनए सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू सेपरेट हुआ, किसके थ्रू? सीजियम क्लोराइड CsCl के थ्रू, है ना, डेंसिटी ग्रेडियंट। ये भी आपका हैवी है, हाइब्रिड है, और ये लाइट और हाइब्रिड में दोनों ही फॉर्म हो गए सेपरेशन के बाद। They took E. coli from the N15 medium and transferred to N14 medium, 15 to 14. एक जनरेशन 20 मिनट्स के बाद आइसोलेट हो गए एंड सेंट्रीफ्यूगेट द डीएनए। तो इट्स डेंसिटी वाज इंटरमीडिएट हाइब्रिड बिटवीन N15 डीएनए एंड N14 डीएनए। उन्होंने बताया कि जो न्यूली फॉर्म डीएनए वन स्ट्रैंड रहेगा इज ओल्ड N15 टाइप एंड वन स्ट्रैंड इज N14 टाइप। इससे कंफर्म होता है कि जो सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन है आफ्टर सेकेंड जनरेशन, after 40 minutes there was equal amount of hybrid DNA and like DNA. ठीक, तो और टेलर एंड कलीग्स 1958 में सिमिलर एक्सपेरिमेंट ऐसे ही परफॉर्म किया वीसिया फेबा, दैट इज फेबा की बीन्स पर। उन्होंने रेडियो एक्टिव थाइमिडीन को लिया, क्यों? न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए के डिस्ट्रीब्यूशन को डिटेक्ट करने के लिए क्रोमोसोम्स में, जिससे ये प्रूव है कि जो डीएनए जो रहेगा क्रोमोसोम्स में वो भी रेप्लिकेट होंगे सेमी कंजर्वेटिवली। Now, machinery and enzymes for the replication. DNA replication starts at the point that is origin ORI. A unit of replication with one origin is known as replicon. During replication, the two strand unwind and separate by breaking edge bond, that is known as helicase. मतलब प्रथम ऐसा, ये देखो आपका ये 5 days 3 days, तो ठीक है, इसका अपोजिट है 3 days और 5 days। ये आपका कंटिन्यू सीरीज है ना, 3 days 5 days, लेकिन जैसे 5 days 3 days कंटिन्यू और 3 days 5 days डिसकंटिन्यू सीरीज। दिस इज द टेम्पलेट RNA पेरेंटल स्ट्रैंड। ठीक, 5 days to 3 days और 5 days to 3 days, या आपको पता रहना चाहिए। ये कंटिन्यू फॉर्म में है और ये डिसकंटिन्यू फॉर्म में। ठीक, कंटिन्यूस होगा आपका 5 days to 3 days, डिसकंटिन्यू आपका होगा 5 days to 3 days। Unwinding of DNA molecule at a point from a structure Y-shaped called replication fork, जो सेपरेटेड स्ट्रैंड रहेंगे टेम्पलेट की तरह एक्ट करेंगे फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यू स्ट्रैंड। डीएनए रेप्लिकेट्स इन द 5 days 3 days डायरेक्शन, जिसमें डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट
सबस्ट्रेट और के जैसे एक्ट करेगा और एनर्जी प्रोवाइड करेगा बाय द पॉलीमराइजेशन। पहला स्मॉलर आरएनए प्राइमर किसके थ्रू सिंथेसाइज हुआ? प्राइमेज के थ्रू सिंथेसाइज हुआ था। एंजाइम की प्रेजेंस में डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड ज्वाइन करेंगे एक साथ और प्राइमर स्ट्रैंड फॉर्म करेंगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। यहीं पे जो डीएनए पॉलीमरेज रहेगा क्या फॉर्म करेगा? एक स्ट्रैंड फॉर्म्स वन स्ट्रैंड लीडिंग स्ट्रैंड और जो कंटिन्यूअस स्ट्रैंड दैट इज 5 स्ट्रैंड डायरेक्शन दैट इज कंटिन्यूअस स्ट्रैंड। ठीक। अदर न्यू स्ट्रैंड जो फॉर्म करेगा स्मॉल स्ट्रेचेस जिसको बोलेंगे ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स दैट इज 5 सेंटीमीटर डायरेक्शन लेकिन डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस होगा ये। यही जो ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स है ये दोनों ही जॉइंट करेंगे एक न्यू स्ट्रैंड फॉर्म करेगा उसको हम बोलेंगे डीएनए लाइगेज एंजाइम के थ्रू। यही न्यू स्ट्रैंड जब फॉर्म करे इसको हम बोलेंगे लैगिंग स्ट्रैंड। ठीक। यदि रॉन्ग बेस हमने इंट्रोड्यूस कर दिया तो डीएनए पॉलीमरेज कैन डू प्रूफ रीडिंग भी वो कर सकता है। ई कोलाई कंप्लीट्स रेप्लिकेशन में 38 मिनट मतलब 2000 बेस पेयर पर सेकेंड। यूकेरियोट्स में रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस एट एस फेज ऑफ द साइकिल सेल साइकिल। फेलियर ऑफ सेल डिवीजन आफ्टर डीएनए रेप्लिकेट्स रिजल्ट इन द पॉलीप्लॉइडी। ठीक। ट्रांसक्रिप्शन कैसे होगा? एक ऐसी प्रोसेस है जहां पे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का कॉपी होगा फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए टू द आरएनए। यहाँ पे एडिनिन पेयर्स विथ यूरेसिल इंस्टेड ऑफ थाइमिन। ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पे दोनों ही स्ट्रैंड ये कॉपी नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि जो कोड रहेगा प्रोटीन का ये डिफरेंट रहेगा दोनों ही स्ट्रैंड में, जिसकी वजह से ट्रांसलेशन को कॉम्प्लिकेट होगा। तो यदि दो आरएनए मॉलिक्यूल्स साथ में प्रोड्यूस्ड होते हैं so it would be complementary to each other. It forms a double-stranded RNA and prevents translation. Clear? Now, what is transcription unit? It is a segment of DNA between the sites of initiation and termination of transcription. इसमें 3 रीजन होंगे। एक तो प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर। जो प्रमोटर रहेगा यहाँ पे स्टार्टिंग साइट रहेगी ये बाइंडिंग साइट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। स्ट्रक्चरल जीन द रीजन बिटवीन प्रमोटर एंड टर्मिनेटर जहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन होगा। टर्मिनेटर एक ऐसा साइट जहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप होगा। ठीक है? ये देखो यहाँ पर प्रमोटर है, ट्रांसक्रिप्टर यहाँ से स्टार्ट हुआ, स्ट्रक्चरल जीन टेम्पलेट जीन ये टर्मिनेटर कोडिंग स्ट्रैंड और ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है 5' 3'। ठीक। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमराइज करेगा कैटेलाइज करेगा सिर्फ 5 to 3 डायरेक्शन में, नॉट 3 to 5 डायरेक्शन में, है ना। ओनली पॉलीमराइज इन द कैटेलाइज इन द 5' to the 3' डायरेक्शन। जो 3' 5' से टेम्पलेट स्ट्रैंड की तरफ से एक्ट करेगा और 3' 5' 3' कोडिंग स्ट्रैंड की तरह एक्ट करेगा। देखो ए टी जी सी, ठीक है, इसका ए, टी का ए, जी का सी, ये ऐसे अपोजिट्स काम करेंगे टेम्पलेट और कोडिंग स्ट्रैंड। नाउ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड जीन। ये जो जीन रहेगा फंक्शनल यूनिट रहेगा इनहेरिटेंस का। इट इज द डीएनए सीक्वेंस कोडिंग फॉर द आरएनए मॉलिक्यूल। सिस्टोन क्या होते हैं? द सेगमेंट ऑफ डीएनए कोडिंग फॉर अ पॉलीपेप्टाइड स्ट्रक्चर, है ना। क्रेसिस्टोन क्या है? ये डीएनए के सेगमेंट जो पॉलीपेप्टाइड के लिए कोड करेंगे। स्ट्रक्चर जीन द ट्रांसक्रिप्शन इज 2 टाइप्स। एक तो हो जाएगा मोनोसिस्टोनिक और पॉलीसिस्टोनिक। मोनोसिस्टोनिक जीन जो रहेंगे यूकेरियोट्स में दिखेंगे। यहाँ पर कोडिंग सीक्वेंस दैट इज एक्सॉन्स और एक्सप्रेस सीक्वेंस इंटरप्टेड रहेंगे बाय इंट्रॉन्स। पॉलीसिस्टिक स्ट्रक्चरल जीन इट इज सीन इन प्रोकैरियोट्स, देयर आर नो स्प्लिट जीन्स। ठीक। टाइप्स ऑफ आरएनए, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, है ना, फिर ट्रांसफर आरएनए, ये जो रहेंगे तीनों। मैसेंजर आरएनए टेम्पलेट प्रोवाइड करेगा ट्रांसलेशन के लिए, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। स्ट्रक्चर और कैटालिटिक रोल फॉर्म करेगा ट्रांसलेशन के थ्रू, दैट इज Pro35 rRNA इन बैक्टीरिया राइबोजाइम की जैसे एक्ट करेगा। टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए और एसआरएनए और सॉल्युबल आरएनए ये अमीनो एसिड को लेंगे प्रोटीन सिंथेसिस के लिए और जेनेटिक कोड को रीड करेगा फॉर टीआरएनए। ठीक है, यहाँ से आरएनए से क्वेश्चन आते हैं टाइप्स ऑफ आरएनए से। नाउ स्टेप्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड प्रोकैरियोट्स। इनिशिएशन में आपका होगा कि यहाँ पे जो एंजाइम्स आरएनए पॉलीमरेज रहेंगे प्रमोटर साइट से बाइंड करेंगे जिसकी वजह से लोकल अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स होगा। तो इनिशियल जो फैक्टर रहेगा सिग्मा फैक्टर वो आरएनए पॉलीमरेज में रहेगा जो आरएनए सिंथेसिस स्टार्ट करेगा। इलॉन्गेशन जहाँ पे आरएनए स्ट्रैंड 5' 3' से बनेगी एक्टिवेटेड राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट जहाँ पर सबस्ट्रेट की तरह ऐड होंगे। तो एक न्यूली सिंथेसाइज आरएनए स्ट्रैंड ये भी फॉर्म करेगा। फिर शॉर्ट स्ट्रेच्ड आरएनए है तो वैसा का वैसा ही रहेगा बाउंडेड। तो यहाँ पर जो ट्रांसक्रिप्शन होगा वो स्टॉप हो जाएगा और टर्मिनेशन फैक्टर दैट इज सिग्मा ये रो फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज से बाइंड करेगा। क्लियर ना?
सेलियन फीचर्स क्या है, जेनेटिक कोड क्या है, ये इंपॉर्टेंट है ना। ट्रिपलेट है, 61 कोडॉन्स है, नॉन स्टॉप कोडॉन से एक्ट करेंगे ये, UAA, UGE एंड UGA। ये किसी भी अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं करेंगे, जिसकी वजह से ये स्टॉप कोडॉन्स की तरह एक्ट करेंगे, है ना। जेनेटिक यू कोड इज यूनिवर्सल, ट्रिपल यू कोड फॉर फेनिलएलानाइन। सम एक्सेप्शंस है कोडॉन्स के लिए, प्रोटोजॉन्स के लिए कुछ पंक्चुएशंस है, कॉमा, है ना। The code is read in the mRNA continuous fashion, non-overlapping, single amino acid, बहुत सारे कोडॉन फॉर्म करेंगे। इस कोडॉन को डीजेनरेट कोडॉन्स बोलते हैं। जेनेटिक कोडॉन अनएम्बिगियस और स्पेसिफिक होगा। AUGD पर ड्यूअल फंक्शन होंगे, मिथ्योनिन और इनिशिएटर दोनों के लिए कोड करेगा। यूकेरियोट्स में मिथ्योनिन फर्स्ट अमीनो एसिड होगा और फॉर्मल मिथियोनिन आपके प्रोकैरियोट्स में होगा। जॉर्ज कैमो ने सजेस्ट किया था 20 अमीनो एसिड्स के बारे में, जिसमें 3 कोड न्यूक्लियोटाइड तक हो सकते हैं। हरगोबिंद खुराना ने केमिकल मेथड से एक्सरसाइज किया था किसके ऊपर, आरएनए मॉलिक्यूल्स के ऊपर, विद डिफाइंड कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस दैट इज होमोपॉलीमर एंड कोपॉलीमर। मार्शल नीरेनबर्ग डेवलप्ड अ सेल फ्री सिस्टम फॉर द protein synthesis. Severe Oko investigated the polynucleotide phosphorylase enzyme is used to polymerize RNA with defined sequence in the template independent manner. म्यूटेशंस कैसे होता है जीन जेनेटिक कोड के साथ, तो रिलेशनशिप बिटवीन जीन्स एंड डीएनए आर बेस्ट अंडरस्टूड बाय म्यूटेशन स्टडी से हमें पता चला। डिलीशन कैसे होता है कि रीअरेंजमेंट ऑफ डीएनए, ये क्या कॉज करेगा, या तो आप गेन करेगा या तो लॉस करेगा आपका जीन का, एंड सो ऑन द फंक्शन। इंसर्शन और डिलीशन होगा, रीडिंग फ्रेम का चेंज कर देगा, कोई इंसर्ट हुआ चेंज हुआ तो सीधे चेंज करेगा ना मल्टीपल कोडॉन के हिसाब, जिसकी वजह से ये प्रूव करता है कि कोडॉन जो है एक ट्रिपलेट होगा और कॉन्टिग्यूसली रीड कर सकता है। इंसर्शन और डिलीशन अगर मल्टीपल बेसिस में हो रहा है तो मल्टीपल कोडॉन होगा ये। इसका मतलब यदि एक अमीनो एसिड इंसर्ट किया और डिलीट किया तो जो रीडिंग फ्रेम शिफ्ट वो अल्टर हो जाएगी, वो चेंज हो सकती है। इस म्यूटेशन को हम बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन और डिलीट म्यूटेशन। ठीक। नाउ टीआरएनए दैट इज द अडेप्टर मॉलिक्यूल। टीआरएनए इज कॉल्ड अडेप्टर मॉलिक्यूल क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो एंटीकोडॉन लूप रहेगा ये कॉम्प्लीमेंट्री रहेगा, अमीनो एसिड एंड रहेंगे, एंजाइम बाइंडिंग लूप रहेंगे इनिशिएशन के लिए। another tRNA called initiator tRNA. There are no tRNAs for the stop codons. Secondary 2D structure of tRNA looks at clover leaf. The 3D structure looks at inverted L. Check. Now, translation, that is protein synthesis, that is charging of tRNA, initiation, elongation or termination. Charging of tRNA क्या है? Formation of polypeptide bond needs energy obtained from ATP. For this amino synthesis, amino acids are activated amino acid plus ATP and linked to their cognated tRNA in the presence of amino acid tRNA synthesis. इसका मतलब जो TNA जो रहेगा वो टाज इस टाइप का रहेगा, ये यहाँ से कोड आते रहेंगे और ये यहाँ से एक टर्मिनेट होते जाएगा। ठीक है, इस टाइप का ये प्रोसेस चलता है टीआरएनए का। तो इनिशिएशन में जब 5 एंड बिगिंस होगा, प्रेजेंस ऑफ इनिशियल, एमआरएनए स्मॉल यूनिट से बाइंड करेगा और जो लार्ज सब यूनिट रहेगी सब यूनिट से बाइंड करेगा, इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा। यही जो लार्ज सब यूनिट रहेगा, दो बाइंडिंग साइट्स रहेगी टीआरएनए अमीनो एसिड टीआरएनए की, और एक पॉलीपेप्टाइड की साइट रहेगी, अब ए साइट और बी साइट। तो इनिशिएशन कोडॉन मिथियोनिन के लिए एयूजी होगा, सो मिथियोनिल टीआरएनए कॉम्प्लेक्स वुड हैव यूएसी एट द एंटी कोडॉन साइट पे ना। इलोंगेशन पी साइट में जो फर्स्ट कोडॉन एमआरएनए रहेगा एंटी कोडॉन से बाइंड करेगा, अनदर किससे बाइंड करेगा, इट एंटर्स टू द राइबोसोम अटैच टू ए साइट। सेकंड में वो एमआरएनए के पास जाएगा, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म करेगा पहले और सेकंड अमीनो एसिड्स के बीच में, द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम दैट इज पेप्टाइड ट्रांसफरेज। फर्स्ट अमीनो एसिड एंड टीआरएनए ब्रेक होंगे, जिसकी वजह से टीआरएनए रिमूव होगा फ्रॉम द पी साइट, and second tRNA at A site is pulled to P site along with mRNA. That is known as translocation. Third codon comes into A site and suitable tRNA with third amino acid binds at A site. This process is repeated. Termination, when acetyl tRNA reaches the termination code like UAA, UAG, UGA, that is the termination translation occurred. Polypeptide tRNA are released from the ribosomes. The ribosome disassociated into larger small subunit at the end of protein synthesis. Group of ribosome associated with single mRNA for translation is known as polyribosome. When mRNA has additional sequence, they are translated untranslated region of UTR. UTRs are present at both 5' and 3'. That is before start codon and after stop codon. ये किससे required होंगे? For the efficient translation process या अच्छे से translation process करने के लिए ये सब कुछ required होंगे। Now
रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। एक तो ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे होगा, प्रोसेसिंग लेवल पे होगा स्प्लाइसिंग, ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म, और ट्रांसलेशन लेवल दैट इज फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड। ये जो मेटाबॉलिक फिजियोलॉजिकल और जो इन्वायरमेंटल रेगुलेट कंडीशंस रहेंगे, ये क्या करेगी, जीन्स एक्सप्रेशन को रेगुलेट करेगी। फॉर एग्जांपल ई कोलाई में जो बीटा गैलेक्टोसाइड एंजाइम हाइड्रोलिसिस रहेगा, लैक्टोज रहेगा, वो फॉर्म होगा गैलेक्टोज और ग्लूकोज में। अगर लैक्टोज नहीं है तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज स्टॉप हो जाएगा, ऐसा कुछ भी सिंथेसिस नहीं होगा। डेवलपमेंट एंड डिफरेंशिएशन जो एमब्रियो होता है एडल्ट में, ये क्या फॉर्म करता है, कोऑर्डिनेटेड एक्सप्रेशन ऑफ सेवरल सेट ऑफ जीन्स। अगर सबस्ट्रेट हमने ग्रोथ ऑफ मीडियम में ऐड किया तो सेट ऑफ जीन मेटाबोलाइज हो जाएगी, इसको हम बोलेंगे इंडक्शन। यदि मेटाबोलाइट प्रोडक्ट हमने ऐड किया तो जीन्स का प्रोड्यूस होना टर्न ऑफ हो जाएगा, दिस इज नोन एज रिप्रेशन। ठीक, इंडक्शन और रिप्रेशन। ओपेरॉन कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। देखो, ये आपका इंड्यूसर्स के एब्सेंस में और इंड्यूसर के प्रेजेंस में है। इंड्यूसर्स अगर एब्सेंस है तो ये ओ साइट में जाके रिप्रेसर्स अटैच होगा, है ना, बाइंड करेगा। और यदि नहीं है तो ये लैग एमआरएनए दैट इज बीटा गैलेक्टोसाइडेज परमिएसेस और ट्रांसएसिटेजेस फॉर्म करेगा। क्लियर, क्योंकि यहाँ पे अभी देखो, अब हमने यहाँ पे इंड्यूसर्स का प्रेजेंट दे दिया है, यहाँ पर इंड्यूसर्स नहीं था, यहाँ पे सिर्फ रिप्रेशन। ठीक, तो ये जो है यहाँ पे लैक ऑपेरेंट, टीआरपी ऑपेरॉन और ओपेरॉन, हिस ऑपेरॉन, वेल ऑपेरॉन, ये सब जीन्स रेगुलेट करते हैं। इट इज कंट्रोल्ड बाय द सेट ऑफ जीन्स। रेगुलेटरी जीन होंगे दैट इज कोड फॉर एक्स रिप्रेशन, स्ट्रक्चरल जीन जेड वाई और ए जीन, कोड फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज परमिएसेस और ट्रांसएसिलेटेस। ठीक, जो जीन्स रहेंगे प्रेजेंट इन ओपेरॉन फंक्शन साथ में रहेंगे और मेटाबॉलिक एक्टिविटी फॉर्म करेंगे। यदि इंड्यूसर्स नहीं है तो वो स्विच ऑफ हो जाएगा, कुछ भी फॉर्म नहीं करेगा। और यदि इंड्यूसर का प्रेजेंट है तो वो एमआरएनए फॉर्म करेगा। यदि लैक्टोज इसको हमने प्रोवाइड किया ग्रोथ मीडियम में तो लैक्टोज का ट्रांसपोर्टेशन होगा इकोलाई सेल्स में परमिएस एक्शन के थ्रू, और यही इंड्यूसर बाइंड करेगा रिप्रेशन प्रोटीन के साथ। सो रिप्रेशन प्रोटीन कैन नॉट बाइंड टू ऑपेरॉन जीन, ऑपरेटर जीन अब फ्री हो जाएगा और induces the RNA polymerase to bind with the promoter gene, यहाँ से आपका ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा। अब ये जो लेकोपेरॉन का जो रेगुलेशन होगा रिप्रेशन के थ्रू, दैट इज नोन एज नेगेटिव रेगुलेशन। नाउ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, क्या है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट इज द फर्स्ट project identify the sequence of nucleotides and mapping of all the genes in the human genome. It is about 3 into 10 to the power 9 base pair. It was coordinated by US Department of Energy and National Health Institute. Goal of HGP: it identify all estimated genes in human DNA, determine the sequence up to of the 3 billion chemical base pairs, store the information, improve tools for data analysis, transfer related technologies और address of ethical, legal and social issues, जो कि प्रोजेक्ट में आ सकता है। अब दो अप्रोचेस थे, एक होगा आपका ESTS दैट इज एक्सप्रेस सीक्वेंस टेक्स्ट, और दूसरा आपका हो जाएगा सीक्वेंस एनोटेशंस। जो ESTS है एक्सप्रेस सीक्वेंस टेक्स्ट में इन्होंने सारे जीन्स पर फोकस किया दैट आर एक्सप्रेस्ड एज अ RNA। सीक्वेंस एनोटेशन जहाँ पे सीक्वेंसिंग होल सेट ऑफ DNA जीनोम कंटेनिंग ऑल द कोडिंग एंड डिकोडिंग सीक्वेंस, ये सब हुआ। प्रोसीजर: टोटल DNA को आइसोलेट करेंगे सेल से और रैंडम फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट करेंगे, जिसकी वजह से सुइटेबल होस्ट में क्लोन फॉर्म होगा दैट इज BAC एंड YAC एम्प्लीफिकेशन। जो फ्रेगमेंट्स रहेंगे वो सीक्वेंस्ड यूजिंग ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर्स। इन्होंने फ्रेडरिक सेगमेंट का मेथड का यूज किया दैट इज सीक्वेंसेस आर अरेंज्ड एट द ओवरलैपिंग regions, that is alignment of sequence using computer program. Now what is BAC? Bacterial artificial chromosome और yeast artificial chromosome, ये closely associated रहेंगे with bioinformatics। बायोइन्फॉर्मेटिक्स एप्लीकेशन साइंस के लिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, बायोलॉजी और मेडिसिन के फील्ड में ये सब इम्पोर्टेंट है, और आज की डेट में AI भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बस, दिस इज द योर चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको रिवाइज करना पड़ेगा, वन शॉट है। इतना कर दिया, इससे बाहर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, दैट्स सफिशिएंट। रिवाइज को देख लीजिए, रिवाइज करिए, दैट्स इट, इतना आपने कर लिया सफिशिएंट, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। रिवाइज को करिए बस, ठीक, और रिवाइज जरूर करिए, वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर एक दिन पहले रिवाइज जरूर करके जाइए, ठीक है। विशिंग यू ऑल द बेस्ट, गुड लक।